पास्ट लाइफ रिग्रेशन, स्मृति बनाम कल्पना का पूरा सच। 10 ठोस वैज्ञानिक आध्यात्मिक कसौटियाँ। दिमाग धोखा दे रहा है या आत्मा याद कर रही है। जब कोई व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान यह दावा करता है कि उसने किसी अन्य समय, किसी अन्य शरीर और किसी अन्य जीवन की स्मृति को अनुभव किया, तब वास्तव में वह केवल एक कहानी नहीं सुना रहा होता, बल्कि वह चेतना, स्मृति और समय की उस जटिल संरचना को छू रहा होता है जिसे आधुनिक मनोविज्ञान अभी भी पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाया है। और इसी कारण यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह सच है या कल्पना जैसे सतही प्रश्नों से आगे बढ़कर यह समझने का प्रयास करें कि स्मृति क्या है, कल्पना क्या है और दोनों के बीच की सीमा वास्तव में कितनी स्पष्ट या धुंधली है। क्योंकि न्यूरोसाइंस यह स्पष्ट करता है कि मस्तिष्क में स्मृति और कल्पना दोनों ही लगभग समान न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करते हैं, फिर भी उनका अनुभवात्मक प्रभाव अलग अलग होता है। और यहीं से पहला गहन परीक्षण उभरता है। क्या रिग्रेशन के दौरान उभरी स्मृति व्यक्ति के चेतन नियंत्रण से परे स्वतः उभरी है, या वह इच्छानुसार उसे बदल सकता है? क्योंकि वास्तविक स्मृतियां, चाहे वह इस जीवन की हो या किसी अन्य जीवन की, अक्सर जिद्दी होती हैं। वे अपने ही ढंग से सामने आती हैं, अधूरी, असहज, कई बार शर्मनाक या पीड़ादायक। क्योंकि कल्पना सामान्यतः अहंग के अनुकूल, सुंदर और नाटकीय होती है। शोधों में यह भी देखा गया है कि जब व्यक्ति वास्तविक स्मृति के संपर्क में आता है तो उसका लिम्बिक सिस्टम, विशेषता अमिगडाला, सक्रिय हो जाता है, जिससे शरीर में भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है, जैसे सांस का रुकना, पसीना आना, मांसपेशियों में तनाव या किसी विशिष्ट स्थान पर दर्द। और यही कारण है कि दूसरा ठोस आधार यह बनता है, क्या रिग्रेशन के अनुभव के साथ ऐसी अनैच्छिक शारीरिक प्रतिक्रियाएं जुड़ी हैं या नहीं। क्योंकि केवल कल्पना इतनी गहरी सोमेटिक प्रक्रियाओं को स्थायी रूप से उत्पन्न नहीं कर पाती। तीसरा स्तर तब खुलता है जब हम जानकारी के स्रोत को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों, सामाजिक संरचनाओं, भाषा रूपों, वस्त्रों, औजारों या भूगोल का वर्णन करता है जिसका उसे ना तो औपचारिक ज्ञान है और ना ही रुचि, और बाद में वे विवरण आंशिक या पूर्ण रूप से सही पाए जाते हैं, तो यह प्रश्न उठता है कि अवचेतन ने यह सामग्री कहाँ से ली। क्योंकि क्रिप्टोमेंशिया या भूली हुई यादों का पुनरुत्थान का सिद्धांत हर मामले को स्पष्ट नहीं कर पाता। चौथा परीक्षण स्मृति की आंतरिक संरचना से जुड़ा है। वास्तविक स्मृतियां अक्सर खंडित होती हैं, उनमें रिक्त स्थान होते हैं, वे किसी उपन्यास की तरह पूर्ण नहीं होती, जबकि कल्पना प्राय एक सुसंगत कथा बनाती है। और यही कारण है जब रिग्रेशन में उभरी स्मृतियां अत्यधिक परफेक्ट, नाटकीय और फिल्मी लगती है तो संदेह का स्थान बनता है। लेकिन जब यह साधारण, असुविधाजनक और अधूरी होती है तब उनकी प्रामाणिकता बढ़ती है। पांचवा आयाम तब सामने आता है जब हम वर्तमान जीवन के पैटर्न को देखते हैं। क्या व्यक्ति के अकारण भय, आकर्षण, दोहराए जाने वाले संबंध, संघर्ष या शारीरिक लक्षण उस कथित स्मृति से तार्किक रूप से जुड़े हैं? क्योंकि अवचेतन मन प्रतीकात्मक भाषा में काम करता है, और यदि कोई स्मृति वास्तविक है तो उसका प्रभाव वर्तमान जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होता है। छठा महत्वपूर्ण तत्व है मार्गदर्शक की तटस्थता। अनुसंधान यह दिखाता है जब चिकित्सक या गाइड अपनी मान्यताओं, धार्मिक ढांचों या अपेक्षाओं को थोपता है, वहां फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बिना लीडिंग प्रश्नों के केवल अनुभव को उभरने देने वाली प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। सातवां स्तर मनोवैज्ञानिक लाभ की जांच करता है। यदि व्यक्ति को उस स्मृति से कोई विशेष पहचान, महत्व, आध्यात्मिक श्रेष्ठता या सहानुभूति मिल रही है तो कल्पना की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि स्मृति व्यक्ति के अहम को चुनौती देती है, उसे साधारण या पीड़ित भूमिका में रखती है, तो यह अहम निर्मित कल्पना से कम मेल खाती है। आठवां बिंदु समय के साथ स्थिरता का है। क्या महीनों या वर्षों के बाद भी वही स्मृति, वही भाव, वही प्रतीक उभरते हैं? क्योंकि कल्पना समय के साथ बदलती है, लेकिन स्मृति अपनी मूल संरचना को बनाए रखती है। नवां स्तर वह सत्यापन का है। भले ही पुनर्जन्म का पूर्ण वैज्ञानिक प्रमाण असंभव हो, पर आंशिक में, जैसे किसी स्थान का नक्शा
किसी ऐतिहासिक घटना का समय या किसी सांस्कृतिक विवरण की सटीकता कल्पना के दायरे को सीमित करती है, और 10वां तथा सबसे निर्णायक स्तर अनुभव के बाद होने वाला आंतरिक रूपांतरण का है, क्योंकि वास्तविक स्मृति केवल जानकारी नहीं देती, वह व्यक्ति के अस्तित्व में परिवर्तन लाती है। डर का क्षय, क्षमा की सहजता, जीवन के प्रति दृष्टिकोण का बदलना, और यही वह बिंदु है जहां दर्शन प्रवेश करता है, क्योंकि यदि कोई अनुभव व्यक्ति को अधिक सजग, अधिक करुणामय और अधिक संतुलित बनाता है, तो उसकी उपयोगिता और प्रामाणिकता केवल सच या झूठ के द्वैत से परे चली जाती है। इस पूरे विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ना तो अंधविश्वास कह के खारिज किया जा सकता है, और ना ही हर अनुभव को शाब्दिक सत्य मान लिया जाना चाहिए, बल्कि इसे चेतना अध्याय का एक ऐसा क्षेत्र समझना चाहिए जहां स्मृति, कल्पना, अवचेतन और समय एक दूसरे में घुल जाते हैं, और जहां वास्तविक प्रश्न यह नहीं रह जाता कि यह वास्तव में हुआ था या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि इस अनुभव ने व्यक्ति के जीवन में क्या बदला, क्योंकि अंततः चेतना के स्तर पे वही अनुभव अधिक वास्तविक होता है जो परिवर्तन उत्पन्न करता है। और शायद यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं ने भी स्मृति को केवल अतीत की घटना नहीं, बल्कि वर्तमान में सक्रिय शक्ति के रूप में देखा है। यह विषय अब अधिक सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करता है, क्योंकि जब हम यह स्वीकार करते हैं कि स्मृति केवल मस्तिष्क में संग्रहित डेटा नहीं, बल्कि चेतना में अंकित अनुभव है, तब यह प्रश्न अपने आप उठता है, क्या चेतना शरीर सीमित है या शरीर स्वतंत्र? क्योंकि यदि चेतना केवल न्यूरॉन्स की उपज होती है, तो जन्म के साथ शुरू होकर मृत्यु पे समाप्त हो जाती। लेकिन यदि चेतना एक सतत प्रवाह है, तो स्मृति भी लीनियर समय से परे हो सकती है। और यही वह बिंदु है जहां भारतीय दर्शन, बौद्ध मनोविज्ञान और आधुनिक क्वांटम चेतना सिद्धांत एक दूसरे से संवाद करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उपनिषद यह कहते हैं कि संस्कार सूक्ष्म शरीर में संचित रहते हैं। बौद्ध दर्शन वासना और संस्कार की बात करता है, और आधुनिक मनोविज्ञान अवचेतन पैटर्न्स की, और तीनों ही किसी न किसी रूप में यह स्वीकार करते हैं कि अनुभव केवल वर्तमान क्षण तक सीमित नहीं रहता। इस संदर्भ में पास्ट लाइफ रिग्रेशन को केवल पुनर्जन्म देखना कहना एक सरलीकरण होगा, क्योंकि वास्तव में यह अवचेतन स्मृति क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रक्रिया है जहां समय एक साथ उपस्थित होता है। और इसी कारण कई बार व्यक्ति भविष्य सादृश्य या प्रतीकात्मक अनुभव भी करता है, जिन्हें शाब्दिक पुनर्जन्म नहीं कहा जा सकता। और यही कारण है कि एक परिपक्व शोधकर्ता के लिए यह समझना अनिवार्य हो जाता है कि हर रिग्रेशन अनुभव को ऐतिहासिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाए। यहाँ एक और महत्वपूर्ण जांच बिंदु बढ़ता है, क्या स्मृति प्रथम पुरुष अनुभव, फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस के रूप में आती है, या केवल दृश्यावलोकन की तरह? क्योंकि वास्तविक स्मृति में व्यक्ति स्वयं को अनुभव के केंद्र में पाता है। उसे दर्द दिखता नहीं, बल्कि होता है। भय देखा नहीं जाता, बल्कि जिया जाता है। जबकि कल्पना प्राय दर्शक की भूमिका में रहती है। इस स्तर पर यह भी देखा गया है कि वास्तविक स्मृतियों में नैतिक या भावनात्मक निर्णय तत्काल और स्वाभाविक होते हैं, जबकि कल्पना में वे बौद्धिक और विलंबित होते हैं। आगे जब हम भाषिक संरचना का विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि रिग्रेशन के दौरान व्यक्ति की भाषा बदल जाती है। वह मैं सोच रहा हूँ की बजाय यह हो रहा है कहता है, वर्तमान काल में बोलता है। और यह भाषा परिवर्तन न्यूरोसाइंस में स्मृति सक्रियता का संकेत माना जाता है। इसके साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है, क्या रिग्रेशन अनुभव के बाद व्यक्ति के सपनों, रचनात्मक अभिव्यक्तियों या स्वतः स्फूर्त अंतर्दृष्टियों में परिवर्तन आता है? क्योंकि यदि अनुभव केवल कल्पना होता है, तो उसका प्रभाव सीमित रहता है। लेकिन यदि वह अवचेतन स्तर पर वास्तविक स्मृति सक्रियता है, तो उसका प्रभाव जीवन के कई क्षेत्रों में तरंगित होता है। यहाँ एक और सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बिंदु उभरता है, क्या व्यक्ति उस स्मृति से चिपक जाता है या उससे मुक्त होता है? क्योंकि कल्पना अक्सर आसक्ति पैदा करती है, व्यक्ति स्वयं को उस पहचान में दोहराने लगता है, जबकि वास्तविक स्मृति प्रायः समझ और विमोचन लाती है। व्यक्ति कहता है, अब समझ आया, अब हल्का लग रहा है,
और यही वह संकेत है जिसे भारतीय दर्शन में संस्कार क्षय कहा गया है। इस पूरे विश्लेषण में यह भी स्पष्ट होता है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मूल्य उसके दावे में नहीं बल्कि उसके परिणाम में है, क्योंकि यदि कोई अनुभव व्यक्ति को अधिक करुणामय, अधिक सजग और कम प्रतिक्रियात्मक बनाता है, तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से वास्तविक है, चाहे वह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो या नहीं। और यहीं से यह विश्लेषण एक निर्णायक मोड़ लेता है, जहां प्रश्न क्या यह सच है से बदलकर यह सत्य की ओर ले जाता है या नहीं बन जाता है, क्योंकि चेतना विज्ञान में अंतिम कसौटी तथ्य नहीं बल्कि रूपांतरण है। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति